नमस्ते। मैं प्राध्यापक अमर आनंद आल्ले, नवगन महाविद्यालय परड़े वैजनाथ। मित्रों, आज हम भाषा शिक्षण इसे सीखेंगे। इसी के अंतर्गत हमें मातृभाषा तथा अन्य भाषा शिक्षण को गौर से देखना है। सबसे पहले हम मातृभाषा को यहाँ पर देखेंगे। सभी भाषाओं में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है। बालक सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है। मातृभाषा सीखने के पश्चात ही वह अन्य भाषाओं को सीखता है। इस दृष्टि से मातृभाषा को प्रथम भाषा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी भाषाओं में मातृभाषा का जो स्थान है यह सर्वोपरि माना गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होता ही या बालक जब पैदा होता है तो सबसे पहले वह अपनी माँ की जो भी बोली है उस बोली को वह अपने मुख से उच्चारित करता है। उस परिवार की जो भी मातृभाषा है उस मातृभाषा को वह उच्चारित करता है, उसे ही वह सीखने का प्रयास करता है। और इसलिए बालक जिस भी भाषा को सर्वप्रथम बोलने का प्रयास करता है वह उसकी प्रथम भाषा कहलाती है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा, जिसे बालक माँ के सानिध्य में रहकर सहज रूप से सुनना और बोलना सीखता है। हम अपने परिवार का उदाहरण ले सकते हैं। हम अपने परिवार में अपनी माँ की ही भाषा को सबसे पहले उच्चारित करते हैं या समझते हैं। फिर चाहे वह बंजारा समाज का बालक हो तो वह लमानी भाषा सीख लेता है। मराठा समाज से बालक जुड़ जाता है तो वह मराठी भाषा सीख लेता है। मारवाड़ी समाज से वह जुड़ा व्यक्ति हो बालक तो वह मारवाड़ी भाषा सीख लेता है। कहने का तात्पर्य यही है कि उस परिवार की जो भी बोली या भाषा होती है वह मातृभाषा कहलाती है। तो यहाँ पर माँ की जो भाषा है वही बालक की भाषा मातृभाषा के रूप में पहचानी जाती है। अब यह हम भाषा कहाँ से सीखते हैं? सर्वप्रथम माता पिता से, भाई बहन से या परिवार में जो अन्य सदस्य होते हैं उन सदस्यों के मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती है वे ध्वनियाँ बालक के कानों पर आघात करती है और उन्हीं आघातों से वह प्रतिध्वनि अपने मुख से करता है और माँ, बाबा, पप्पा या आदि शब्दों का उच्चारण करता है और स्वाभाविक रूप से इस भाषा को वह सीखता है। बालक सामान्यतः माँ के संपर्क में अधिक रहता है, इसलिए बचपन में सीखी गई बोली या भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब यहाँ पर माँ के सानिध्य में, माँ के निकट अधिक रहने मात्र से ही यहाँ पर उस भाषा को मातृभाषा इस प्रकार का नामकरण किया गया है। भाषाई कौशलों का विकास सर्वप्रथम मातृभाषा में ही संभव होता है। अब भाषाई कौशल कौन से हैं?
भाषण कौशल है, लेखन कौशल है और इसी प्रकार के कौशलों को हम सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा के सानिध्य में रहते हुए सीखते हैं, क्योंकि श्रवण कौशल के माध्यम से हम सुनते हैं और सुनने के पश्चात हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम यहाँ पर बोलने का प्रयास करते हैं। और जब हम बोलते हैं तो वह जो कानों पर ध्वनियाँ सुनाई गई थी या सुनी थी, उन्हीं ध्वनियों को हम दोबारा विकसित करते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं। तो भाषाई कौशलों के माध्यम से हम अपनी भाषा को, मातृभाषा को और पुख्ता करते हैं। मातृभाषा व्यक्ति को व्यापक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है और सामाजिक अस्मिता का निर्धारण भी करती है। अब मातृभाषा ही है जो समाज से हमें जोड़े रखती है। समाज में बालक अपने आप को इसी भाषा के अंतर्गत ढालने का प्रयास करता है और इसी दृष्टि से मातृभाषा व्यक्ति और समाज की आत्मीय भाषा बन जाती है। औपचारिक शिक्षा के क्रम में बच्चा मातृभाषा के मानक रूप सीख लेता है। औपचारिक शिक्षा से यहाँ पर तात्पर्य है कि हम अपने परिवार में रहते हुए एक मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह मानक रूप जो होता है, ये किसी क्षेत्रीय भाषा का मानक रूप होता है। अब क्षेत्र से संबंधित हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा मातृभाषा कहलाती है। आप गुजरात में चले जाते हैं या गुजरात का कोई बालक हो तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। पंजाब में पैदा हुआ या जन्मा उस परिवार में कोई व्यक्ति हो तो वहाँ पर पंजाबी उसकी मातृभाषा बन जाती है और इसे ही प्रथम भाषा कहा जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ा बालक क्यों न हो। महाराष्ट्र से जुड़ा है तो वह मराठी को बोलने का प्रयास करेगा। वही गुजरात में पैदा होता है, गुजराती परिवार में पैदा होता है तो वो गुजराती बोलेगा, क्योंकि उसके परिवार की, उसके क्षेत्र की वह प्रथम भाषा है। मातृभाषा का जीवन से अभिन्न संबंध होने के कारण बालक का समस्त ज्ञान उसकी संकल्पनाएं इसके द्वारा ही विकसित होती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है, जीवन से मातृभाषा का अभिन्न संबंध जुड़ जाता है और इसी के कारण बालक का समस्त ज्ञान उस मातृभाषा के इर्द गिर्द ही घूमता है। उसकी सोच उसी भाषा को अधिक विकसित करती चली जाती है और वही सोच
विभिन्न संकल्पनाओं को जन्म देती है। यहाँ पर शिक्षण तथा ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में वांछित जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र प्रारंभिक साधन मातृभाषा ही है, और मातृभाषा बालक के विकास का मूल आधार है। यही वजह है कि अधिकतर भाषा वैज्ञानिक या शिक्षा से जुड़े जो तज्ञ लोग हैं, वे बालक को मातृभाषा में ही शिक्षण देने की अधिक से अधिक गुहार लगाते हैं, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षण मिलने से ही उसकी कल्पनाओं की उड़ानें, उसकी सोच अधिक पुख्ता होती चली जाएगी। यहाँ पर शिक्षाविद इस पर जोर दे रहे हैं कि बालक का बौद्धिक विकास, ज्ञानार्जन, उसके जन्मजात गुणों के प्रस्फुटन, उसकी रचनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कुशलता के विकास का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। उसी तरह शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षाविद कहते हैं कि बालक का बौद्धिक विकास करना है तो उसे मातृभाषा से जोड़िए। उसे ज्ञानार्जन प्राप्त कराना है, उसे मातृभाषा से जोड़िए। उसके जन्मजात गुणों को प्रस्फुटित करना है, उसे विकसित करना है, तो आप उसे मातृभाषा से जोड़िए। उसकी जो रचनात्मक शक्ति है तथा अभिव्यक्ति कुशलता है, ये कब विकसित होगी? जब वह अपनी मातृभाषा को अधिक समझेगा, उसी में ही शिक्षा प्राप्त करेगा, तभी उसकी रचनात्मक शक्ति तथा अभिव्यक्ति कुशलता का विकास यहाँ पर होता देखा जाता है। उसी तरह शिक्षण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। ये भी एक बात जाते जाते ये कह जाते हैं। शिक्षण का माध्यम यदि मातृभाषा छोड़कर अन्य भाषा होगी तो वह उस पर भाषा थोपने का कार्य होगा, और जो सहज रूप से अपनी भाषा का ज्ञान उसे प्राप्त होता है, वही अधिक श्रम परिश्रम करते हुए उसे वह अन्य भाषाओं में प्राप्त करना पड़ता है। तो इसलिए शिक्षाविदों का कहना है कि मातृभाषा में ही शिक्षण यदि बालक का हो तो उसका बौद्धिक विकास अधिक रफ्तार से तेज हो सकता है। इसके पश्चात हम अन्य भाषा शिक्षण को ही देखेंगे। अन्य भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के दो वर्ग होते हैं। एक से संबंध देश से संबद्ध भाषाओं का वर्ग देशीय कहलाता है। विदेशी भाषाओं का वर्ग विदेशी कहलाता है। उपरोक्त दो वर्गों को फिर से दो वर्गों में बांटा जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि
अपनी मातृभाषा से अन्य देशीय भाषाएं हमारी द्वितीय भाषा कही जाती है। अब मान लीजिए मराठी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी हमारी द्वितीय भाषा होगी। मान लीजिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मराठी हमारी द्वितीय भाषा होगी। इनमें से कुछ समश्रोतीय तथा कुछ विषम श्रोतीय भाषाएं हैं। जैसे मराठी भाषी, हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए आर्य परिवार की समस्त भाषाएं समश्रोतीय है, क्योंकि इन सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। समश्रोतीय से तात्पर्य क्या है कि उस भाषा का स्रोत कहां से निर्माण हुआ। मराठी भाषा कहां से आई, हिंदी भाषा कहां से आई, या अन्य आर्य परिवार की भाषाएं कहां से आई, तो उसका उत्तर है संस्कृत। संस्कृत से ही इन सारी भाषाओं का विकास हुआ है, जन्म हुआ है। और इसलिए यहां पर समश्रोतीय यह शब्द इन भाषाओं को प्राप्त हुआ है। समश्रोतीय भाषाओं में भाषाई घटकों की दृष्टि से समानता हो सकती है। अब देखिए क्या कहा है, समश्रोतीय भाषाओं में भाषाई घटकों की दृष्टि से समानता हो सकती है, ऐसा कहा है। अर्थात भाषाई घटक हम लिपि को लेकर भी ले सकते हैं। मराठी, हिंदी तथा संस्कृत आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और हम देखते हैं कि यह एक समानता यहाँ पर इन भाषाओं में हमें देखने को मिल जाती है। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाएं उसके लिए विषम श्रोतीय देशीय वर्ग की भाषाएं होगी। अब कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि जो भाषाएं हैं, इन्हें विषम श्रोतीय क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका जन्म संस्कृत से नहीं हुआ है, इसीलिए इसे विषम श्रोतीय देशीय वर्ग की भाषाएं कहा गया है। भिन्न श्रोतीय भाषाओं में स्रोत की भिन्नता के कारण, अब देखिए यहां पर क्या है, स्रोत की भिन्नताएं हैं। कन्नड़ का स्रोत अलग है, तेलुगु का स्रोत अलग है, मलयालम का स्रोत अलग है, और इसी भिन्नता के कारण भाषाई घटकों में भिन्नता की संभावना यहाँ पर अधिक है, और इसीलिए इसे विषम श्रोतीय देशीय वर्ग की भाषा कहा गया है। विदेशी भाषा दूसरे देश की भाषा है। इसमें भी समश्रोतीय तथा विभिन्न श्रोतीय भाषाएं होती है। जिस प्रकार से हमने हिंदी मराठी की भाषा देखी, कन्नड़ मलयालम की भाषा देखी। अतः भाषा शिक्षण में मातृभाषा समश्रोतीय, द्वितीय भाषा देशीय। यहाँ पर भाषा शिक्षण में मातृभाषा समश्रोतीय और द्वितीय भाषा देशीय, इस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मातृभाषा होगी यह भाषा शिक्षण के अंतर्गत वह समश्रोतीय कहलाएगी, और द्वितीय भाषा देशीय भाषा कहलाएगी।
अपनी मातृभाषा छोड़कर अन्य देशीय भाषाएं जो है वह द्वितीय भाषा के अंतर्गत यहाँ पर आ सकती है। इस तरह भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को हम मातृभाषा और अन्य भाषा शिक्षण के माध्यम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।